भूतों के अस्तित्व का अब तक कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं मिला है। हालांकि बहुत से लोग भूत प्रेत देखने या महसूस करने का दावा करते हैं, लेकिन विज्ञान इन अनुभवों को मनोवैज्ञानिक कारणों, पर्यावरणीय प्रभावों या नींद से जुड़ी स्थितियों जैसे स्लीप पैरालिसिस से जोड़ता है। अक्सर डर, भ्रम या कल्पना की वजह से भी लोग ऐसा महसूस कर सकते हैं कि उन्होंने कुछ असामान्य देखा या महसूस किया। मैं हूं आपकी दोस्त वर्षा। आशा करती हूं आप सभी बहुत अच्छे से होंगे। आप सभी का स्वागत करती हूं हमारे चैनल स्पिरिट ऑफ इम्बाइब के मंच पर। हम पढ़ रहे हैं सत्यव्यास का बहुत ही रोमांचक उपन्यास जिसका नाम है उफ कोलकाता। अगर आप मुझे पहली बार सुन रहे हैं और अगर आपको यह ऑडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, हमारे वीडियोस को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए चलते हैं बिना किसी देरी के अपने अगले भाग की ओर। सामरी। भय की जमीन बहुत उर्वर होती है। उसे संयोग का खाद पानी मिल जाए तो अंधविश्वास फौरन ही उगाते हैं। तर्क और विज्ञान संयोगों को सिद्ध करने में अपना समय लेते हैं और जब तक यह सिद्ध होते हैं तब तक अंधविश्वास अपनी जड़ें जमा चुका होता है। सिद्धार्थ के साथ हो रही घटनाएं संयोग थीं, नजर फरेबी थी या फिर सच, यह तो वक्त के गर्त में था। मगर तब तक एक अनजान सा डर सिद्धार्थ के मन में घर कर गया था। ऐसा नहीं था कि उसने बिस्तर पकड़ लिया था, मगर उस दोपहर की घटना ने उस पर असर तो किया ही था। और ऐसे ही डर जन्म देते हैं उन बाहरी शक्तियों को जो अंधविश्वास पर या यूं कहें कि लोक विश्वास पर ही चलती हैं। हुआ यूं कि सिद्धार्थ जब 2 दिन अपने कमरे से बाहर नहीं निकला तो तीसरी सुबह रुद्र का मन मना करने के बावजूद नहीं माना। वह सिद्धार्थ और चेतन के कमरे में चला ही आया। लाले, तू पढ़ रहा है? रुद्र ने कमरे में घुसते ही चेतन को पढ़ते देख आश्चर्य से पूछा। हाँ भाई, लाइब्रेरी से किताब निकलवाए हैं। चेतन ने किताब बंद कर रुद्र की ओर देखते हुए कहा। वाह, इसके जज्बात को सलाम। लाइब्रेरियन भी अब चैन से मर सकेगा? तुम्हें लाइब्रेरी में देख लिया, उसके इस जिंदगी का उद्देश्य पूरा हुआ। कौन सी किताब निकलवाए वैसे? रुद्र ने सिद्धार्थ के बगल में बैठते हुए उसके माथे का बुखार देखते हुए पूछा। द घोस्ट वर्ल्ड, चित ने बताया। TFT डायर वाली घोस्ट वर्ल्ड? रुद्र ने चौंकते हुए पूछा। हाँ, चेतन ने मुख्तसर सा जवाब दिया। जियो खिलाड़ी, अब रूम पार्टनर का इलाज भी करोगे लगता है। नहीं बे, मगर समझें तो कि इसको क्या हुआ है। रात में उठ के कहाँ चल देता है, ऐसा क्या देख लेता है कि गाज फेंक देता है। वैसे इस किताब को पढ़ने से बहुत सारे राज खुल रहे हैं। चेतन ने दोबारा किताब खोलते हुए कहा। जैसे? अब की सिद्धार्थ ने थकी थकी आवाज में ही पूछा। जैसे कि भूत कुछ और नहीं होते, हम और तुम ही भूत हैं। हम सभी भूत हैं और जब हम सोते हैं तो हमारी आत्मा निकलकर भटका करती है और दूसरों को सताती है। चेतन ने किताब पर कलम की नोक चलाते हुए बताया। ठीक से पढ़ो। सताती है नहीं, सटाती है लिखा होगा। हॉरर फिल्म में तो यही दिखाता है। रुद्र ने हल्की बात इस गंभीरता से कही कि सिद्धार्थ दिल खोलकर हंस पड़ा। उसका हंसना उसके तबीयत में सुधार होने की निशानी थी। चेतन को उसकी हंसी अच्छी लगी, सो इसी हंसी को और बढ़ाने के लिए उसने रुद्र को फिर छेड़ा। और पढ़ें कि हो गया तुम्हारे इतने में ही? नहीं नहीं, पढ़ो, अच्छा लग रहा है, सुरूर चढ़ रहा है। और क्या लिखा है? रुद्र ने दोनों हाथों को मलते हुए कहा। और लिखा है कि जब हम छींकते हैं तो हमारी आत्मा बाहर निकलकर पिछले जन्म के पिता का हालचाल लेने जाती है और फिर धड़कन सामान्य होने पर लौट आती है। ओहो, फिर तो राजीव की पिछले जन्म की माँ तो बड़ी परेशानी में रहती होंगी। रुद्र ने हॉस्टल के एक दूसरे साथी के बारे में बताया। क्यों? चेतन ने फिर वही छोटा सा सवाल किया। क्योंकि राजीव भाई एक साथ 10-12 छींक मारता है। रुद्र ने फिर उसी गंभीरता से कहा। मगर उसके पीछे के व्यंग्य को समझकर सिद्धार्थ और चेतन हंसे बिना नहीं रह सके। रुद्र ने जब देखा कि सिद्धार्थ की स्थिति सामान्य हो रही है और अब उससे बात पूछी जा सकती है तो उसने पूछा। राजे, एक बात पूछें? पूछ, सिद्धार्थ ने धीमे से कहा। तुझे वो फिर दिखी थी? रुद्र ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए पूछा, जिसके जवाब में सिद्धार्थ ने बस सिर हिलाकर हामी भरी। उसके हामी भरते ही रुद्र ने फिर उसी शांति से कहा। और इसके बाद भी तू शमशान और कब्रिस्तान में भटकता फिरेगा? रुद्र की इस बात का सिद्धार्थ ने कोई जवाब नहीं दिया, बस सिर नीचे कर
हाथों की उंगलियां चटकाने लगा। रुद्र ने ही बहरहाल वह मुर्दई खामोशी तोड़ते हुए कहा, तू समझ क्यों नहीं रहा? यह ठीक नहीं है। रुद्र की बात सुनकर सिद्धार्थ झल्ला गया और उसी झल्लाहट में बोला, तुम लोग क्यों नहीं समझ रहे? मोहिनी का इससे? सिद्धार्थ ने अभी आधी ही बात कही थी कि रुद्र ने बीच में ही टोका, यार हम तुमसे आला गाने को कह रहे हैं, तुम परमाल गाने लग रहे हो। अब वो लड़की बीच में कहां से आई? अपनी हथेली पर अपना दूसरा हाथ मारते हुए कहा, लड़की? खींचते हुए चेतन ने कहा, हम तो कब से कह रहे हैं, लड़की तो है ही नहीं कोई सीन में, वही भूतनी है और वही लड़की है, लेकिन मेरी सुनता कौन है? चेतन ने जब खींचकर कहा तो सिद्धार्थ और रुद्र दोनों एक पल को शांत हो गए। कुछ तो करना होगा ना भाई, ऐसे तो नहीं चलेगा। रुद्र ने ही बहरहाल कहा, अब जो भी करना है बाबा जी ही कर पाएंगे। चेतन ने ठहर कर गंभीर भाव से कहा, कौन बाबा जी? रुद्र आश्चर्यचकित था। सिद्धार्थ भी उसका चेहरा देखने लगा। बहुत पहुंचे हुए सिद्ध हैं। चेतन ने अब पालथी मारकर बैठते हुए ऐसे बताया जैसे वह कोई किस्सा सुनाने जा रहा हो। तुम मिले हो उससे? रुद्र ने लहजा सवालिया किया। हाँ, एक बार। चेतन न जाने क्यों हिचकिचाया। कब? रुद्र जानने को बेसब्र था। एक बार ऐसे ही बस मिले हैं, लेकिन इतना जानते हैं कि सिद्ध हैं। चेतन ने बात घुमानी चाहिए। बेटा, ऐसे ही तो तुम किसी को गाली भी न दो। बिना काम तुम बाबा के चक्कर में पड़े थे। चुपचाप बताओगे कि? रुद्र ने जैसे ही लहजा कड़ा किया, चेतन तोता बन गया। वो जब रजनी से बात करनी थी ना, और जब उसने पहली दफा डांटा था, तो उसी के बाद। चेतन ने झेपते हुए बताया, तो तुम उसके चक्कर में बाबा और साधु के चक्कर में पड़ गए? सिद्धार्थ ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, चक्कर में नहीं पड़े थे, बाबा सिद्ध हैं और वैसे भी परीक्षा लिए थे बाबा। चेतन ने लाज बचाते हुए कहा, कैसे कैसे? क्या परीक्षा लिए थे? सिद्धार्थ ने ही पूछा। मेरा नाम, उम्र, पता पूछे, फिर रजनी का नाम, उम्र, पता पूछे, फिर बोले कि सब ठीक कर दूंगा, बस लड़की के दाहिने पांव की मिट्टी लेकर आना। चेतन अब रौ में आ चुका था। जा साला, ये तो पहले चुम्मे में ही गाल काट लिया, पहला ही काम इतना मुश्किल? रुद्र ने अपने ही लहजे में बात रखी। उसकी बात पर हंसते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, फिर कैसे हुआ इंतजाम? मत पूछो। चेतन ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा, 20 दिन सुबह शाम एक किए रहे कि कहीं से मिट्टी मिल जाए। उसके हॉस्टल की मौसी को भी पैसा खिलाए कि मिट्टी ला दो, लेकिन उसको लगा कि हम सफाई विभाग से हैं, भगा दी। कहती है कि हमारे यहाँ इतनी सफाई है कि लड़कियां फर्श देकर लिपस्टिक लगाती हैं। हम मन मसोस के रह गए, मगर फिर 21वें दिन चमत्कार हुआ। कैसा चमत्कार? रजनी श्रीशंग वाले काली मंदिर में दर्शन करने आई। चेतन ने रुकते रुकते बात पूरी की। फिर क्या? हम सैंडल चुरा के भाग गए। चेतन ने हंसते हुए तेजी से बात खत्म कर दी। भाग साले, हंसाओ मत, कुछ खाए भी नहीं है, मर जाएंगे। सिद्धार्थ ने बिस्तर पर गिर गिर कर हंसते हुए कहा, और वो हॉस्टल कैसे गई होगी? रुद्र को अलग ही समस्या थी। उससे इसको क्या मतलब? इसका तो काम हो गया। सिद्धार्थ ने हाँफ हाँफ कर हंसते हुए कहा, घंटा हो गया। मिट्टी देख के बाबा जी ऐसी बात बोले कि हम उसी दिन मान लिए कि वो सिद्ध हैं। क्या बोले? रुद्र का वही छोटा सा सवाल आया। हम पुड़िया में भर के मिट्टी बाबा के आगे कर दिए। बाबा पुड़िया खोले, मिट्टी हाथ में लिए और पूछे कि ये उसके पैर की मिट्टी है। हमने कही हाँ बाबा जी। तो बाबा जी तिल मिला गए और चिल्ला के बोले, झूठ बोलता है तू नादान लड़के, ये उसके पाँव की मिट्टी नहीं, उसकी जूतियों की मिट्टी है। हमारा तो काटो तो खून नहीं। हम बस पाँव पकड़कर बोले कि माफ कर दीजिए बाबा जी, और उसी दिन से मान लिए कि बाबा पहुंचे हुए तांत्रिक हैं। मेरा घंटा है, हम पकड़ लिए, ठग है साला। रुद्र ने गंभीर भाव से कहा, बाबा के बारे में कुछ मत बोलना। सिद्ध हैं तभी तो पता किए कि हम उनसे झूठ बोले हैं और वो उसके पाँव की मिट्टी नहीं है, वरना उन्हें कैसे पता चलता? उन्हें ऐसे पता चला मेरे मिट्टी के माद हो कि वो जानते हैं कि जिस लड़की के तुम पास नहीं जा सकते, जिससे बोलने में तुम्हारी दरक जाती है, तुम उसके इतने पास कैसे जा सकते हो कि उसके पाँव की मिट्टी ला सको? अगर तुम उसके इतने ही पास जा सकते तो बाबा और सोखा की क्या जरूरत थी? रुद्र ने एक सांस में ही बात खत्म की। हो जो भी हो, रजनी तो मेरी हुई ना। जो उन्होंने उस मिट्टी में फूंक मारकर लौंग नहीं दी होती तो रजनी आज भी। चेतन कहते कहते रुक गया। एक मिनट, वो लौंग इसी बाबा ने दिया था?
रुद्र ने अचानक से कुछ याद करते हुए कहा। हाँ, चेतन ने जरा सा झेपते हुए पूछा। सिद्धार्थ इस पूरी कहानी से नावाकिफ था। उसने आश्चर्य से कहा, अबे लौंग की क्या कहानी है? हम बताते हैं। हम समझ गए हैं इसका फ्यूचर टेंस, आगे की कहानी हम बताते हैं, रुद्र ने कहा और गला साफ करके आगे की कहानी बताने लगा। तांत्रिक इससे पैसा झींटा और फिर उसी मिट्टी में पता नहीं क्या क्या फूंक के एक लौंग दिया और बोला कि लड़की पर चलाकर मार दो, बस लड़की कच्चे धागे में बंधी चली आएगी। ये मारा क्या? सिद्धार्थ ने पूछा। घंटा मारा। इसके जज्बात में इतना सलाम ही नहीं है कि मार सके। लौंग से हमले के लिए कैंटीन का जगह मुकर्रर किया और हाथ में लौंग लेकर बॉलिंग प्रैक्टिस करने लगा। जैसे ही रजनी दिखाई दी तो उसके पैर में लकवा मार गया। कहता है कि हमसे नहीं मारा जाएगा। रुद्र ने पांव कांपने की नकल करते हुए कहा। फिर क्या? हमसे बोला कि मन में भावी रूप धार कर मेरे नाम से मार दे। पूरी यूनिवर्सिटी प्रॉक्सी पर ही तो चल रही है। खैर आगे बता। सिद्धार्थ ने उत्सुकता जाहिर की। होना क्या था? हमें घंटे का डर, लौंग चला के मार दिए, रुद्र ने एक सांस में कहा। उसको लगा? सिद्धार्थ ने बड़ी आंखें की। घंटा लगा? लौंग अपना लॉन्ग डिस्टेंस कवर कर ही रहा था कि बाथरूम से निकलकर मीठा यश रंजन बीच में आ गया। उसी को लग गया। रुद्र ने सिर पर हाथ रखते हुए कहा। भग साले, तभी तो तुम्हारे लिए चीटा बना रहता था। सिद्धार्थ ने पेट दबाकर हंसते हुए कहा। रुद्र तो कहते कहते पहले ही हंस रहा था। चेतन को दोनों की हंसी नागवार गुजरी। उसने खुन्नस भरे लहजे से ही कहा, भाई हम तो मानते हैं कि बाबा चमत्कारी है, जो भी कहो। उसी के बाद से रजनी हमें देखकर मुस्कुराने लगी, बात करने लगी और फिर फर्स्ट ईयर भी बाबा के प्रताप से ही निकला। तुम्हारे चक्कर में रहते तो मेरे भी 4 सब्जेक्ट में बैक आते। हम तो कहते हैं कि एक बार चल के दिखा ही लो, क्या जाता है? मेरे विश्वास पर ही विश्वास कर लो। चेतन ने सिद्धार्थ का हाथ अपने हाथ में लेकर कहा। कहाँ रहते हैं बाबा तुम्हारे? सिद्धार्थ ने लंबी सांस खींचते हुए कहा। चेतन को सिद्धार्थ के इस सवाल से लगा कि सिद्धार्थ उसकी बात से सहमति रखता है। उसने व्यग्रता से कहा, अबे हावड़ा में ही, तुम्हारे घर से तो नजदीक ही है, हरिदत्त लेन में। चेतन का इतना पता ही बताना था कि सिद्धार्थ ऐसे चिहुक गया जैसे उसे किसी ने चिकोटी काट दी हो। लाल कुएं वाली गली में तो नहीं? सिद्धार्थ ने अचरज से उठकर बैठते हुए पूछा। हाँ बिल्कुल वही। मैंने कहा। नाम मूसा बंगाली तो नहीं? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। देखो बाबा का प्रताप, तुम भी जानते हो, पूरा देश जानता है उनको। और कोई आदमी नहीं मिला था इस भरे पूरे देश में? सिद्धार्थ ने हथेली हिलाते हुए कहा। क्यों, क्या खराबी है मेरे बाबा में? चेतन को बात फिर बुरी लगी। खराबी? बाबा तुम्हारे बिना गुटखा लिए एक शब्द भी बोल नहीं पाते हैं। पिटते पिटते बचे थे मानसी वाली गली में। क्यों, क्या हुआ था भाई? अब की रुद्र ने पूछा। सुनी सुनाई बात है, मांझे वाली गली में किसी फातिमा बीबी के ऊपर कोई हवा थी, वही झाड़ने तुम्हारे बाबा गए थे। ये भूत झाड़ने वाले भूत भूतनियों को खूब गाली वाली देते हैं, तो बाबा भी उसकी खूब ऐसी तैसी किए, मगर भूत नहीं निकला। अब बाबा को गुस्सा आ गया, उन्होंने गुटका फाड़ा, मुंह में घुलाया और फिर तैयार हो गए। फिर क्या? बोलना था आत्मा की शुद्धि, तो गुटके की लपलपाहट में बोल गए कुछ और ही। अब छोड़ो, क्या जबान खराब करवाओगे हमारी? सिद्धार्थ कहते कहते रुक गया। रुद्र आधी बात में ही पूरी बात समझकर हंसी से लौट गया। चेतन खिसियाता हुआ बोला, जो भी हो, बाबा ही इस समस्या से मुक्ति दिला सकते हैं। मेरा विश्वास है, एक बार दिखा लेने में क्या हर्ज है। देख भाई, तू जानता है कि एक तो मेरा वैसे ही विश्वास नहीं, और अब इसके बारे में जानने के बाद मुझे जिंदा मक्खी नहीं निगली जाएगी। तो ठीक है, तू मत जा, तुझे जाने को नहीं कहता, मगर हमें तो करने दे, हो सकता है कुछ हो ही जाए। चेतन ने सिद्धार्थ से गुजारिश की। हमें? रुद्र को इस हमें से ही आपत्ति थी। उसने एक सांस में कहा, अपनी बात करो लाले, हम कहीं नहीं जा रहे। आप डूबे बामना, ले डूबे जजमान। रुद्र ने कह तो दिया, मगर वह जानता था कि वह यह बात कहने के लिए ही कह रहा है। सिद्धार्थ की जितनी चिंता चेतन को थी, उतनी ही रुद्र को भी। और फिर उसी रात गोपाल नगर के शमशान की ओर अपनी स्कूटी लिए हुए चेतन मूसा बंगाली के ठिकाने की ओर बढ़ने लगा। बाबा ने आजकल यही ठिकाना लगाया था। स्कूटी में पीछे रुद्र दोनों हाथों में 2 जिंदा मुर्गों को टांगों से पकड़े बैठा था, जो रह रहकर फड़फड़ा उठते थे, जिससे कि यह भयावह रात और भयभीत कर जाती थी।
रुद्र ने स्कूटी में पीछे बैठे बैठे ही स्कूटी के आगे वाली खाली जगह में रखे कनस्तर की बाबत पूछा। राजे, आगे डिब्बे में क्या रखे हो? दारू, मतलब शराब? यार, ज्यूडिशरी की परीक्षा में इतना पर्यायवाची शब्द नहीं पूछेगा जितना तुम रट रहे हो। हाँ, शराब ही। चेतन को स्कूटी चलाते वक्त बात करने से ही कुड़न हो रही थी। इतना? हाँ, चेतन ने गाड़ी चलाते हुए ही छोटा सा जवाब दिया। दारू मुर्गा की पार्टी फिर से? रुद्र ने कहा। नहीं, बाबा का चढ़ावा है। तेरा बाबा इतना चढ़ा लेता है? हाँ, एक कनस्तर। यार, एक ही बात कितनी दफा पूछेगा? नहीं, मतलब जानना चाह रहे थे कि बाबा की टंकी कितने लीटर की है? रुद्र ने फिर चेतन को खींचते हुए कहा। चुप कर, बाबा जी का आश्रम आ गया है। चेतन ने स्कूटी एक जगह रोकते हुए कहा। हमें चुप करा रहे हो? इन मुर्गों को चुप करा के दिखाओ। रुद्र ने दोनों हाथों में लिए मुर्गों को आगे करते हुए कहा। चेतन ने किसी तरह स्कूटी के आगे भाग में फंसे कनस्तर को हिला हिला कर बाहर निकाला और दोनों हाथों में कनस्तर लिए बाबा के आश्रम में रुद्र समेत घुस गया। भीतर का माहौल रुद्र के लिए नया था। जाने का रास्ता बिल्कुल किसी गुफा की शक्ल में बना हुआ था। रास्ता अब तक सीधा था और जहां मोड़ थे वहां लाल रंग के 0 वाट वाले छोटे बल्ब लगे हुए थे। रुद्र ने बल्ब देखते हुए धीमे से ही कहा। अबे, ये तमराज किलविश के ठिकाने पर लेकर क्यों आया है? हमें भूतनी ढूंढनी है। अंधेरा फिर कभी कायम कर लेंगे भाई। आगे चल रहे बाबा के चेले ने मुंह पर हाथ रख चुप रहने को कहा। दोनों बहरहाल चुप हो गए। चारों ओर फैले धुएं भरे कमरे में कुछ भी साफ दिखना संभव नहीं था, सिवाय एक पर्दे के जो चेतन और रुद्र के ठीक आगे था। लोबान के साथ संभवतः कोई रसायन भी धुएं में था जो ध्यान केंद्रित नहीं करने दे रहा था। धीमे धीमे ही धुआं छटा और सामने पद्मासन में बैठे हुए बाबा प्रकट हुए। बाबा काले रंग की कफनी पहने हुए थे, गले में लाल रंग की दुशाला, आंखें इस तरह बंद जैसे आंखों के कोटरों में कुछ भी न हो। हाँ, मगर उनकी दाढ़ी इस कदर बनी हुई थी कि जैसे समाधि से नहीं, सैलून से आ रहे हो। चेतन को बहरहाल इन सब बातों से कोई सरोकार नहीं था। उसने बाबा को देखते ही शराब का कनस्तर उनके सामने रख दिया और दोनों हाथ जोड़ लिए। रुद्र ने भी चेतन को देखकर हाथ जोड़ने की कोशिश की तो हाथ में पकड़े हुए दोनों मुर्गे आपस में लड़ भिड़ गए। मुर्गे कुकड़ू को चिल्ला उठे। बाबा के ध्यान में विघ्न पड़ा। उन्होंने आंखें खोली और हिकारत के भाव से अपने चेले को देखा। चेला उस देखे का अर्थ समझ गया। चेले ने आगे बढ़कर रुद्र के हाथ से मुर्गा ले लिया और दारू का कनस्तर भी घुमाते घुमाते बाहर की ओर ले गया और जब लौटा तो उसके दोनों हाथों में भरी बोतल थी। उसने बोतल ठीक बाबा के सामने रख दी और बाहर निकल गया। उसके निकलने के बाद चेतन को इस बात का एहसास हुआ कि उसे बात शुरू कर देनी चाहिए। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चेतन ने आगे लौटते हुए कहा। रुद्र को उसके लौटने पर नहीं, उसके बोलने पर सवाल हुआ। उसने फौरन ही सरगोशी से पूछा, अबे, ये क्या चटनी वाले बाबा हैं? कौन चटनी वाले? चेतन ने भी धीमे से दांतों के बीच से ही आवाज दबाते हुए कहा, वही जो समोसा के साथ लाल हरी चटनी बताते हैं। रुद्र ने अपना सवाल किया। क्या बकवास है ये? चेतन ने हाथ जोड़े हुए ही खींच में फुसफुसाते हुए कहा, नहीं, तुम उनका वाला डायलॉग बोले ना कि कोटि कोटि प्रणाम, तो हमें लगा। रुद्र ने भी फुसफुसाते हुए आधी ही बात कही थी कि बाबा ने आंखें खोल दी। नीली छतरी वाला बड़ा कारसाज है। बाबा बड़बड़ाए। बेशक बेशक, चेतन ने संभलते हुए कहा। और कैसे आया? तेरी दिलजाना कैसी है? बाबा ने चेतन से पूछा। जी, कृपा है बाबा आपकी, बिल्कुल बंधी रहती है आपकी इलायची से। चेतन ने शिष्यवत ही जवाब दिया। इलायची की बात सुनकर बाबा की एक त्योरी ऊपर की ओर चढ़ गई। चेतन समझ गया कि उससे कोई गलती हो गई है। उसने तुरंत बात संभालते हुए कहा, मतलब आपकी सिद्ध की हुई इलायची के प्रभाव से ही बिल्कुल वश में है। चेतन के इतना कहने के बाद ही बाबा की तनी हुई त्योरी सामान्य अवस्था में आ गई। बाबा फिर से समाधि की स्थिति में चले गए, मगर अब त्योरी चढ़ाने की बारी रुद्र की थी। ये किसकी बात कर रहा है? रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा। रजनी की। चेतन ने हाथ जोड़कर बाबा की ओर देखते हुए धीमे से ही जवाब दिया। तुम रजनी को दिलजाना बुलाते हो? साले, और कोई नाम नहीं मिला? लग रहा है कि प्रदीप कुमार मधुबाला को पुकार रहा है। चेतन ने फुसफुसाते हुए कहा। मैं नहीं, बाबा बुलाते हैं। चेतन ने बिल्कुल ही खींच में फुसफुसाते हुए कहा।
ये बुलाता है, ये रजनी को दिलजाना क्यों बुलाता है? रुद्र की समस्या अब और गंभीर हो गई थी। प्रेमिका को उर्दू में दिलजाना कहते हैं, चेतन ने बताया। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ये क्यों बुलाएगा? मेरा मुंह में ले लो, लेकिन चुप रहो, चेतन ने गुस्से की इंतहा में कहा। ऊपर वाला कारसाज है। बाबा ने फिर आंख खोली। बेशक बेशक, चेतन ने वही रटा रटाया जवाब दिया। बता, क्या अजाब है तेरे आगे? बाबा ने सामने पड़ी 2 बोतलों पर दोनों आंखें गड़ाते हुए कहा। बाबा जी, एक लड़की है, चेतन ने बिना कॉमा फुल स्टॉप लगाए एक सीध में कहा। बाबा को बात नागवार गुजरी। उन्होंने फौरन टोका। क्या बकता है, बाबा कोई लड़की है? चेतन को फौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बात संभालते हुए कहा, आप नहीं बाबा जी, मेरे कहने का अर्थ है कि बाबा जी, एक लड़की की प्रॉब्लम है। जो फिर लड़की? बाबा ने फिर त्योड़ियां चढ़ाई। क्यों नहीं हो सकती? अब की रुद्र बीच में टपका। ये नादान कौन है? बाबा ने रुद्र को देखते हुए चेतन से पूछा। रुद्र ने बहरहाल उसकी बातों पर ध्यान न देते हुए अपनी बात रखी। बाबा जी, हैविंग टू गर्लफ्रेंड इज नॉट अ प्रॉब्लम, हैविंग नो गर्लफ्रेंड इज डेफिनेटली अ प्रॉब्लम। मुझसे पूछिए, मुझसे ज्यादा इस बात को कौन जानता है? इसका भी घर आपने सेट करा दिया है, और अब तो सिद्धार्थ को भी वो भूतनी मिल गई है। रुद्र ने अंतिम लाइन बहुत मन महसूस कर कहा, मगर बाबा ने अपने काम की बात सुन ली। भूतनी? बाबा चिहुके। जी बाबा जी, उसी लिए तो आपके पास आए हैं। ठीक है, समझ रहा हूँ, फिर भी सब कुछ खोल कर बताओ, बाबा ने कहा। बाबा की बात से चेतन का दिमाग उड़ गया। उसने रुद्र की ओर देखा। उसके भी चेहरे का एरोड्रम खाली था, हवाइयां उड़ चुकी थीं। उसने चेतन को देखा। चेतन ने भी उसे देखते हुए ही धीमे से सही मगर खतरनाक सवाल किया, अंडरपैंट पहने हो? पता नहीं यार, रुद्र ने 1.5 खतरनाक जवाब दिया। सामान्य वक्त में ऐसे जवाब पर कोई भी हंसते हंसते दोहरा हो जाता, मगर इस वक्त चेतन की हंसती हुई नहीं बल्कि फंसती हुई आवाज निकल रही थी। उसने गुस्से में दांत पीसते हुए ही कहा, पता नहीं का क्या मतलब? मतलब याद ही नहीं आ रहा राजे। सुबह इतनी तेजी में निकला। रुद्र की फुसफुसाहट अब बाबा जी तक भी पहुंची। उसने तत्काल आंख खोलकर पूछा, कोई परेशानी? जी बाबा। कुछ मत छिपा, सब कुछ खोल के बता, बाबा ने फिर कहा, और दोबारा चेतन का असमंजस बढ़ा दिया। मगर वह बाबा की बातों की अवमानना भी नहीं कर सकता था, सो उसने बेल्ट निकालनी शुरू की, मगर साथ ही फिर भी हिम्मत करके कहा, बाबा जी, खोल के बताने में तो शर्म आएगी, ऐसे ही बता देते हैं बिना खोले। बाबा ने जब तक उसका आशय समझा तब तक चेतन बेल्ट उतार चुका था और अब उसके हाथ पैंट की हुक पर अटके हुए थे। बाबा को बात अब समझ आई। उन्होंने फौरन आवाज तेज करते हुए कहा, अरे नादान, बंद कर। बाबा जी ने बेल्ट की ओर देखते हुए कहा और फिर एक क्षण को माथा पीटते हुए संभल कर बोले, बातें खोलकर बताओ, पैंट खोलकर नहीं। ओ क्षमा कीजिएगा बाबा जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कहते हुए चेतन ने अपनी गलती पर पर्दा डाला। अब बता। बाबा, मेरा एक दोस्त है। ये? बाबा ने रुद्र की ओर देखते हुए कहा, नहीं बाबा, एक तीसरा दोस्त है। वो क्यों नहीं आया? बाबा ने पूछा। अब कैसे कहूं? चेतन ने सकचाते हुए कहा, मुंह से, बाबा ने कहा। बाबा दरअसल उसे इन सब बातों में विश्वास नहीं है, नामाकूल है वो, बाबा ने जोर से चिल्लाते हुए कहा और फिर आंखें बंद कर ली। जी बाबा जी, चेतन ने हाथ जोड़ते हुए थरथराते हुए कहा। ये क्या बोला बे? चेतन ने अचरज से पूछा। उर्दू के शब्द आते ही उसके कान खड़े हो जाते थे। पता नहीं, चेतन ने उसी अवस्था में बैठे हुए कहा। जब पता नहीं तो जी बाबा जी क्यों बोला? रुद्र खींच गया। बाबा ने बहरहाल एक बार फिर आंखें खोली और बोले, क्या परेशानी है उसे? बाबा जी, उसे एक लड़की दिखती है जो हमें नहीं दिखती। पहले तो सब हंसी मजाक करता था, लेकिन अब उसे एक साया भी दिखता है जो हमें नहीं दिखता। अब वो साया हमारे हॉस्टल में लड़कों को तंग कर रहा है। हमें लगता है कि वो लड़की ही ये साया है। आप कृपा करके हमें और हमारे दोस्त को इस संकट से बचा लीजिए। बाबा ने कहा और सामने रखे दोनों बोतलों पर फिर एक दफा नजर गड़ाते हुए पूछा, कुछ कहती भी है वो जब किसी को तंग करती है तब? हाँ बाबा जी, कुछ भुनभुनाती है। क्या बोलती है बे? मैंने रुद्र की ओर देखते हुए पूछा।
भुनभुनाती नहीं गुनगुनाती है, घर घर आती है, ऐसा लगता है टेप रिकॉर्डर में कैसेट उल्टा चल रहा है। रुद्र मुद्दे से भटका। क्या कहती है वो बता। बाबा ने पास रखी दोनों बोतल हाथ में उठाते हुए पूछा। कहती है, कौन विधि लिखले लिलार मोरे देवता, निस्दिन ढोह पहाड़ रे, जन्म तुम्हारी तरस खाई हम पे, पथरा प फोड़ तू कपार रे। पूरी बात सुनने के बाद रुद्र ने देखा कि बाबा ने बोतल की तली तक की शराब पीने के लिए बोतल को पूरा उलट लिया है। शराब की आखिरी बूंद भी अब उसके मुंह में समा जाने वाली है। लगता है टंकी फुल करके बताएगा। रुद्र ने फुसफुसाते हुए कहा ही था कि बाबा ने हाथों से बोतल छोड़ दी। बोतल गिरकर चकनाचूर हुई। लाल लाल आग्नेय आंखों को चेतन के चेहरे पर ठहराते हुए बाबा चिल्लाया, पिछल पैरी है वो। यही 4 शब्द कहकर उसने फिर अपने नशे में डोलती आंखें बंद कर ली। चेतन और रुद्र की समझ में कुछ भी नहीं आया। सवालिया शिकन चेहरे पर लिए रुद्र ने चेतन से कहा, क्या है, क्या बोला ये? राजे ओए, जरा गूगल तो कर। रुद्र ने कहना खत्म किया उससे पहले ही चेतन गूगल कर चुका था। पिछल पैरी, पिछल पैरी, हाँ मिल गया। चेतन फुसफुसाया। पिछल पैरी एक तरह की ऊपरी बला है जो पाकिस्तान के पहाड़ी भागों और पंजाब प्रांत में देखी जाती है। इसके पांव पीछे की तरफ मुड़े होते हैं। चेतन अभी आगे पढ़ ही रहा था कि रुद्र ने टोका, साले को आइटम भी पाकिस्तान की मिली है। उसने सिद्धार्थ की बाबत कहा। चेतन ने उसकी बात पर ध्यान न देकर आगे पढ़ना जारी रखा। इसके पैर पीछे की ओर मुड़ते हैं और किसी को दिखाई न दे, इसलिए लंबे घाघरे पहनती है। और क्या? चेतन ने पूछा। और यह अपने शिकार को घाघरे में घुसाकर मार देती है। यह कहते कहते उस अजाब की स्थिति में भी चेतन की हंसी छूट गई। रुद्र तो तांत्रिक के सामने बैठा बैठा ही पीछे की ओर उलट गया था। उसके उलटने से जो आवाज हुई थी उससे तांत्रिक ने आंखें खोल दी। उसकी आंखें खोलते ही चेतन ने रुद्र को कोहनी से टहुका दिया। वह बहरहाल उठकर बैठ गया। नहीं बाबा जी, उसके पांव पीछे की ओर नहीं है। चेतन ने बाबा को आंखें खोलते हुए देखकर फौरन ही कहा, पक्का? तांत्रिक ने अपनी दाहिनी तरफ रखी खप्पर में फिर शराब उड़लते हुए पूछा। जी बाबा जी, जिस दोस्त ने लाइव टेलीकास्ट देखा है, मेरा मतलब है जिस दोस्त को वो दिखती है, उसका कहना है कि लड़की के पांव ठीक हैं। मतलब अग्गल पैरी है वो। रुद्र हंसी का कोई मौका छोड़ना नहीं चाहता था। रुद्र को उसके नामकरण से हंसी तो आ ही गई, मगर उसने खुद की हंसी को जब्त करते हुए कहा, वह कपड़े भी सभी तरह के पहनती है, सलवार कमीज स्कर्ट्स और जीन्स भी पहनती है, ऐसा दोस्त ने बताया। आखिरी लाइन कहने से पहले तांत्रिक की आंखें फिर चढ़ने लगी, इसलिए आखिर का वाक्य चेतन ने रुक रुक कर ही कहा। तांत्रिक ने खप्पर रखा और फिर एक छोटे मांस के टुकड़े को आग के हवाले करता हुआ एक पिच ऊंची आवाज में चिल्लाया, आसेब जादी है वो। इतना कहकर तांत्रिक की आंखें फिर बंद हो गईं। रुद्र ने चेतन की ओर देखा और चेतन ने रुद्र की ओर। दोनों को बात का कोई सिरा नहीं मिला। ये क्या बोला अभी? रुद्र ने फिर भी पूछा। पता नहीं यार। चेतन ने असमर्थता जाहिर की। रुद्र के लिए भी अब संयम की अति हो गई थी। उसने कुनमुनाते हुए कहा, ये साला सिद्ध नहीं गिद्ध है। हम बता रहे हैं, इसके पास कोई इंडियन केस है ही नहीं, इसकी डिक्शनरी ही अलग है। उसके इस कटाक्ष पर चेतन को इस भयावह माहौल में भी हंसी आ रही थी। तांत्रिक बहरहाल कुछ नहीं बोला। थोड़ी देर के बाद उसने आंखें खोली और कहा, हम आएंगे, हम इस अजाब से तुम सबको आजाद कराएंगे, यह सबाब का काम होगा। तांत्रिक के ऐसा कहने से वाजिबी तौर पर चेतन और रुद्र को राहत मिलनी चाहिए थी, मगर उनके पसीने छूट गए। कारण साफ था और कारण चेतन ने साफ कर भी दिया। बाबा जी, आप यहीं से कुछ उपाय कर दें। क्या उपाय कर दे नादान? यह लौंग इलायची गूलर के फूल से मरने वाली काया नहीं है। हम समझ गए हैं, यह कुछ चाहती है, कुछ बताना चाहती है, हम उसे बांध कर ले आएंगे। बाबा आंखें फाड़ कर बोले, मगर बाबा जी बात को समझिए, हम लोग हॉस्टल में रहते हैं, हॉस्टल में किसी को जाने की इजाजत नहीं है। चेतन ने जल्दबाजी में कहा, हम तुम्हें किसी नजर आते हैं नादान लौंडे? जब भाग जा, वरना मसानी भूत तेरे ऊपर ही डाल दूंगा। तांत्रिक ने क्रोध से हिलते हुए आंखें लाल करते हुए कहा। चेतन की हालत खराब होने को हुई ही थी कि रुद्र ने बात संभाल ली। चचा,
इसके कहने का मतलब है कि आप इस भेष में चलेंगे तो भूत बाद में भागेगा, लड़के पहले भाग जाएंगे। कहना क्या चाहता है तू? तांत्रिक ने आंख लाल किए हुए ही कहा। बस ये है कि जब वो हरामजादी फरेबजादी, क्या नाम है उसका? रुद्र लटपटाया। आसेबजादी, तांत्रिक ने दोहराया। हाँ हाँ वही। जब वो कपड़े बदल सकती है तो आप क्यों नहीं? आप तो माशाअल्लाह उसके मालिक ही ठहरे। चुनौती पे बंद कर लेंगे उसे। रुद्र ने तांत्रिक के अहम पर मक्खन पोत दिया। तांत्रिक खुश हुआ, यह उसके चेहरे से जाहिर हुआ। कब हरनी है प्रेत बाधा? बाबा ने अब काम की बात की। शनिवार को बाबा जी। चेतन ने कुछ सोचते हुए दिन बताया। जा भाग जा, शनिचर को आकर ले चलना। कहते हुए तांत्रिक ने फिर खप्पर में आधी बोतल शराब उड़ेल ली। बाबा जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए चेतन इस तरह कॉर्निश करते हुए बाहर निकला जैसे वह तांत्रिक के नहीं, मुगलिया दरबार से बाहर आ रहा हो। शनिवार की दोपहर का यह वक्त जानबूझकर चुना गया था। कारण यह था कि अव्वल तो आसपास रहने वाले सारे लड़के शुक्रवार की रात को ही घर के लिए निकल जाते थे, और दोयम यह है कि आज कॉलेज में इंटर कॉलेजिएट कल्चरल प्रोग्राम था, जिस कारण हॉस्टल के बचे हुए लड़के प्रोग्राम में गए हुए थे। इसलिए हॉस्टल बिल्कुल वीरान पड़ा था। सिद्धार्थ किसी और वीराने में भटकने को सुबह ही निकल गया था, और रवि ने पिछले 2-3 दिनों से अपने आप को कमरे में बंद किया हुआ था। अलावा इसके उस दोपहर हॉस्टल पूरी तरह साए साए कर रहा था। इस दोपहरी में एक कार हॉस्टल के बाहर आकर रुकी। कार से बाबा मूसा बाहर निकला। उसे पहनने के लिए हॉस्टल के सबसे मोटे लड़के का वह पैंट और शर्ट दिया गया था जो कल रात ही लड़के के कमरे से चुराया गया था। शर्ट इस कदर चुस्त और पेट पर अटकी हुई थी मानो थोड़ी और छोटी होती तो ब्लाउज से मिलान हो जाता, और पैंट इस दर्जा तंग जैसे टांगों के साथ ही आई हो। चेतन गेट पर ही उसके इंतजार में खड़ा था और रुद्र कॉरिडोर में, ताकि यदि कोई बाहर की ओर आता दिखे तो उसे किसी तरह बातों में लगा दिया जाए। मगर कोई बाधा नहीं आई। चेतन और मूसा बाबा रुद्र तक पहुंच गए। अपना झोला लिए मूसा पीछे पीछे चला, उसके आगे आगे रुद्र और चेतन। अभी वह लोग कमरे के बाहर पहुंचे भी नहीं थे कि बाबा रुक गए। ऐसा लगा जैसे उन्हें कुछ अजीब सा महसूस हुआ है। उनके चेहरे से ऐसे भाव आ रहे थे जैसे उन्हें हॉस्टल में घुसते ही काया की मौजूदगी का भान हुआ हो। कोई आहट, कोई गंध, कोई खटका। उनके चेहरे पर परेशानी के भाव साफ थे, मगर वह परेशानी किसी पिशाच की नहीं बल्कि पेशाब की थी। उन्हें भूत का नहीं, मूत का अंदेशा हुआ था। वह परेशानी जो काफी देर तक पेशाब रोकने पर होती है। बाबा की पैंट ने उनके पेट का हिस्सा काफी कस दिया था, इसलिए संभवतः बाबा परेशान थे। रुद्र चूंकि आगे था इसलिए उन्होंने उससे ही कहा, बच्चा ये बेतुल खला किधर है? हैं? रुद्र उनकी बात समझ नहीं पाया। वह दरअसल खींच गया था। इसी खींच में वह चेतन से मुखातिब होकर बोला, लाले ये उर्दू डिक्शनरी को बोलना कि हिंदी में कुछ बोले। देश तो कब का आजाद हो गया। चेतन को उसकी बात समझकर हंसी तो आई, मगर बाबा की स्थिति देखकर चेतन ने बाबा से सप्रेम कहा, बाबा जी बात समझ में नहीं आई, एक बार हिंदी में बताएं। चेतन की यह बात सुनकर बाबा जी जो पहले परेशानी में थे अब गुस्से में आ गए। त्योरियां चढ़ाते हुए उन्होंने जहर बुझा जवाब दिया, अंग्रेजी में बताऊं? हाँ उसमें भी हाथ ठीक ठाक है, कहिए। चेतन की जगह रुद्र ने ही कहा। रुद्र की बात खत्म होते ही बाबा ने चेतन की ओर देखते हुए अपने बाईं हाथ की छोटी उंगली खड़ी कर दी। चेतन उनका इशारा समझ गया। ओ टॉयलेट जाना है? चेतन ने उनकी बात समझते हुए कहा। बाबा ने कोई जवाब नहीं दिया, जिसका अर्थ था कि चेतन उनकी बात सही ही समझा है। चेतन अभी आगे बढ़कर उनको टॉयलेट की ओर ले जाता कि रुद्र फुसफुसाया, लाले इस जज्बात के सलाम को भूत दिखे बिना ही पेशाब लग गया। भूत देख के कहीं ये गाय गोबर ना कर दे। रुद्र ने अपनी शंका जाहिर की, जिससे चेतन को बेलोस हंसी आ गई, पर उसने होठों को भीतर दबाकर हंसी रोकी। वह बाबा को लेकर बाथरूम ले जाने की ओर बढ़ ही रहा था कि रुद्र ने एक बार फिर उसे कलाई से पकड़कर रोकते हुए फुसफुसाहट भरी आवाज में पूछा, तू भीतर कहाँ जा रहा है? अबे उसको समझाना होगा, पहली बार पैंट पहना है, कहीं कुछ फसफसा लिया तो हल्ला कर लेगा। कहते हुए चेतन खुद ही हंस पड़ा और रुद्र को हंसता छोड़ बाबा की ओर बढ़ गया। बाबा को बाथरूम की ओर ले जाकर अभी चेतन पैंट के बटन से लेकर जिप और यूरिनल का प्रयोग समझाने ही वाला था कि
बाबा खूंटा तोड़ा बैल की तरह उत्तेजित हो गए। भीतर कहाँ चला आ रहा है बेगैरत? वो बाबा जी, पैंट में चैन होती है, इसमें पजामे की तरह नाड़ा नहीं। चेतन ने अभी आधा ही कहा था कि बाबा फिर चिल्लाए, हमें समझाएगा नादान, जा भाग जाए यहाँ से। चेतन मामले की नजाकत को समझता हुआ बाहर निकल आया। बाहर रुद्र उसका इंतजार कर ही रहा था। अब दोनों मिलकर बाबा का इंतजार करने लगे। भीतर बाबा ने जैसे तैसे काफी मशक्कत के बाद पैंट की जिप खोल ली, मगर अब सामने एक सीध में लगे 4 स्टैंडिंग यूरिनल को देखकर उनका सिर चकरा गया। उनकी बूढ़ी बुद्धि में यह बात समा नहीं पा रही थी कि इसका प्रयोग कैसे किया जाता होगा, मगर जैसा कि कहते हैं कि उम्र तो बस एक संख्या है, संख्या के अलावा कुछ नहीं। बाबा को फौरन ही एक युक्ति सूझ गई। उन्होंने पहले यूरिनल के आकार को देखा, फिर अपने तशरीफ का ध्यान किया और अपनी समझदारी की बलाई ली। बकौल उनकी समझ के यूरिनल का आकार इस तरह का बना है कि उस पर बैठकर ही विसर्जन किया जाता होगा। सो बाबा गर्वोक्त भाव से उछलकर यूरिनल पर चढ़ गए और चीख के साथ यूरिनल समेत नीचे आ गए। यूरिनल बाबा की तशरीफ समेत जमीन पर ही नहीं आया था, बल्कि अपना कुछ हिस्सा लिए बाबा की तशरीफ में समा भी गया। चीख बाहर तक गई थी। चेतन दौड़ता हुआ भीतर आया और जो देख पाया उसका लब्बो लुबाव यह था कि बाबा और यूरिनल का सिरामिक दोनों छितराए हुए थे। सिरामिक को बटोरने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए बाबा को ही बटोरा गया। हंसी और दर्द के बीच की स्थिति में लाज बचाते हुए बाबा उठे और नए जमाने को कोसते हुए बाहर की ओर निकल आए। चोट हालांकि कोई जोरदार नहीं थी, मगर वह सख्ते में जरूर आ गए थे। इतना ही कि वह यह भी भूल गए कि वह बाथरूम किस लिए आए थे। बाहर निकलकर बाबा ठीक ठाक स्थिति में थे और वह फौरन ही अपने झोले में कुछ टटोलने लगे, मगर चेतन ने आज की उनकी स्थिति देखते हुए कहा, बाबा कोई दिक्कत हो तो आज रहने दें, किसी और दिन। चेतन की बातों को अनसुना करते हुए बाबा ने अचानक ही अपने होठों पर तर्जनी रखकर उसे चुप रहने का इशारा किया और कुछ सुनने के लिए कान खड़े किए। कोई आवाज तो जरूर थी, ऐसा लगता था जैसे कोई कीड़ा भुनभुना रहा हो। यह भी था कि वह आवाज दूर जाती जा रही थी। बाबा ने अचानक ही लंबी मगर बिना आवाज की सांस भीतर खींची। महसूस हुआ कि वातावरण में कपूर की महक फैल रही है। बाबा उस महक की ओर बढ़ने लगे, इस तरह जैसे वह उस महक को देखकर उसका पीछा कर रहे हों। जिस ओर वह जा रहे थे उधर हॉस्टल का स्टोर रूम था। हॉस्टल के सारे कबाड़ जैसे टूटी कुर्सियां, मेज, पंखे, कूलर इत्यादि उसी में रखे जाते थे। जब वह उधर बढ़े तो चेतन ने उन्हें टोकना चाहा। कारण यह था कि यहाँ से रवि का कमरा दूर था, लगभग 200 मीटर, इसलिए स्टोर रूम की ओर जाकर समय बर्बाद करने का कोई फायदा नहीं था। मगर कुछ तो जरूर था जो बाबा को नजर आ रहा था, इसलिए बाबा ने एक दफा फिर होठों पर तर्जनी रखकर चुप रहने का इशारा किया और धीमे से स्टोर रूम का दरवाजा भीतर की ओर खोल लिया। एक चरमराती आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। भीतर घुसते ही चेतन और रुद्र के होश फाख्ता हो गए। उन्होंने देखा कि रवि अपने निर्वस्त्र शरीर पर लड़कियों के अंतःवस्त्र पहनने की कोशिश कर रहा है और मेज के ऊपर टूटी कुर्सी पर खड़ा उस भेस में ही वह टूटी कुर्सी लगाकर पंखे में रस्सी जैसा कुछ बांध रहा है। बाबा को सारी बात समझ में आ गई थी। वह अपने झोले में से सामान निकालकर तैयारी करने से पहले धीमे से बोले, इसे 2 मिनट बातों में उलझा कर रखो। बाबा के इतना कहते ही पहली कोशिश चेतन ने की। उसने रवि को देखते हुए कहा, रवि क्या कर रहा है, उतर नीचे। चेतन के इतना कहते ही रवि की वशीभूत आंखें उसके चेहरे पर रुक गईं। वह मुस्कुराया, खौफनाक मुस्कुराया और फिर ठहरी हुई आवाज में महज 2 शब्द कहे, भाग जो। मर्द औरत के मिश्रित स्वर में जो बात कही गई उसका अर्थ था, चले जाओ। आवाज इतनी सर्द थी जैसे किसी को गर्दन तक बर्फीले पानी में खड़ा कर बोलने को कहा गया हो। बाबा कुछ सोचते हुए हुनहुनाए। क्या हो बाबा? चेतन ने विग्रता से पूछा। कोई औरत जात ही है। कहते हुए बाबा के चेहरे पर ऐसे भाव थे जैसे उन्होंने हड़प्पा की लिपि पढ़ ली हो। यह तो पहले से ही ज्ञात था,
मगर इससे पहले कि चेतन या रुद्र बाबा के इस अहमकाना नतीजे पर कोई प्रतिक्रिया देते, बाबा ने स्वयं ही मुश्किल आसान कर दी। सुनो, तुम दोनों बाहर जाओ और बाहर से दरवाजा लगा दो। मैं इसको वश में करके ही बाहर निकलूंगा। मैंने जान लिया है कि यह सारी कलाओं में निपुण है और आवाज बदल भी सकती है। इसलिए हो सकता है कि जब मैं इस पर मारक मंत्र फेंकूं तो यह मेरी ही आवाज बदल कर दरवाजा खुलवाने की कोशिश करे, तुम्हें ठगने की कोशिश करे। इसलिए यह चाहे कितना भी गिड़गिड़ाए, दरवाजा मत खोलना। मगर बाबा, चेतन ने कुछ पूछना चाहा। मगर बट परंतु, लेकिन जैसे मनहूस लफ्ज बीच में मत लाओ। जैसा कहता हूं वैसा करो, बाबा ने एक सांस में गुस्से में कहा। कहकर बाबा रवि की ओर मुड़ गए। रुद्र और चेतन बाहर आ गए। बाहर आते ही चेतन ने बाहर से कुंडी लगा दी और वहीं खड़े हो गए। आखिर वहां रहना भी कौन चाहता था। रवि की हरकतें और उसके चेहरे पर नाचता स्त्रैण भाव दोनों को और भी भयभीत कर ही रहा था। सो दोनों चुपके से बाहर निकल आए और सामने के गलियारे में ही खड़े हो गए। स्टोर के दरवाजे से सटकर खड़ा नहीं रहा जा सकता था, फिर भी मन भीतर कमरे में हो रही क्रियाओं पर ही लगा था। क्योंकि रवि आत्महत्या जैसा भी कुछ सोच रहा था, इसलिए बाबा ही अब एकमात्र सहारा थे। दोनों अभी असमंजस की स्थिति में गलियारे में टहल ही रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोर की आवाज हुई। ऐसा लगा कि लकड़ी के उस हरे दरवाजे से किसी का शरीर टकराया। चेतन को लगा कि बाबा जी ने भूत को पटक दिया है और मारकर भूत के भुस भर रहे हैं। अभी दोनों इस सोच पर खुश हो ही रहे थे कि भीतर से आवाज आई, बेटा दरवाजा खोल। आवाज बाबा की थी और बहुत मार्मिक थी, मगर बहुत संभव था कि यह बाबा के बोल ना हो, क्योंकि बाबा ने ही चेताया था कि यह काया आवाज बदल लेती है। सो यह खुशी की ही बात थी कि बाबा ने उसकी सारी हेकड़ी निकालकर गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। गिड़गिड़ाहट अब की बार मार्मिक से कारुणिक हो गई। बेटा मैं ही हूं, दरवाजा पेशतर खोल। धड़ाम की एक और आवाज ऐसी आई जैसे लगा कि पीठ पर कुर्सियां बजी हों। दोनों को उस काया की गिड़गिड़ाहट अच्छी लग रही थी। वह अभी मारे खुशी के ताली पीट देते कि आवाज अब रुआसी हो गई। अरे ना शुक्रो, लाश ही निकालोगे क्या? जल्दी खोलो वरना ये मुझे। और तब दोनों को पहली बार लगा कि कहीं सच में दाव उल्टा ना पड़ गया हो और भीतर बाबा की ही सिकाई न चल रही हो। दोनों अभी सोच की उस अवस्था में किंग कर्तव्य विमूढ़ता से खड़े ही थे कि आवाज बंद हो गई। आवाज की जगह चीखने ले ली और वह दरवाजा जो हमेशा भीतर की तरफ खुलता था, आज पहली दफा अपने दोनों पल्ले और बाबा समेत बाहर की तरफ खुला। बाबा हवा में कलाबाजियां खाते हुए ठीक किसी दुर्घटनाग्रस्त हुए हवाई जहाज की तरह गलियारे में आ गिरे। रुद्र और चेतन अभी कुछ समझ पाते, इससे पहले बाबा उठे और तीर की तेजी से भागते हुए चिल्लाए, नाशुक्रो, यह पहले बताना था कि इसे कहां से लाए हो। यह नैना जोगिन है, मेरे बाप के भी वश में नहीं आने की। नैना जोगिन? रुद्र और चेतन स्तब्ध थे और समझने की कोशिश कर ही रहे थे कि फिर वही भूत ही गुनगुनाहट सुनाई दी। कौन विधि लिख ले लीलार मोरे देवता, निस दिन धो अब पहाड़ रे। यही खून सर्द कर देने वाले गीत गाते और हाथ से स्वेटर बुनने का स्वांग करते हुए रवि लड़कियों की सी चाल चलता अपने कमरे की ओर बढ़ चला। उसके कमरे का दरवाजा फिर बंद हो गया। अच्छी बात बस यही रही कि हॉस्टल की शांति और कल्चरल फेस्ट के कारण बाबा का अध्याय दब गया। दिल साहूकार है, जिसके हाथों मजबूर होकर आदमी हर वाजिब गैर वाजिब काम करता है। सिद्धार्थ भी वही कर रहा था। तमाम खौफनाक हादसों और हॉस्टल में घट रही वारदात के बीच भी सिद्धार्थ मोहिनी को भुला नहीं पाया था और वह सारी हरकतें कर रहा था जिसे हकीमी की किताब में दीवानापन कहा गया है। जितना यकीन उसे इस बात का था कि मोहिनी है, उतना ही भरोसा उसके दोस्तों को इस बात का था कि मोहिनी और कोई नहीं बल्कि वही काया ही है जो सिर्फ सिद्धार्थ को दिखाई देती है। सिद्धार्थ के पास उनकी बातों को काटने का कोई कारण नहीं था। यही कारण था कि वह इस बात पर उनसे बहस नहीं करता था। और आज के दिन भी जब उसके दोस्त हॉस्टल में बाबा को बुलाकर हॉस्टल हिला चुके थे, सिद्धार्थ इन सब मसलों से दूर आज फिर उसी कब्रिस्तान में
मोहिनी की तलाश में पहुंच गया था। शमशान, ऐसी जगह जहां झूमती हुई पेड़ की डालियां लहरा लहरा कर चुड़ैल के बालों का अंदेशा देती थी और किसी भी दिलेर को डरा देने की हद तक खौफनाक थी। सिद्धार्थ डरपोक तो कतई नहीं था, इसलिए शायद वह इस जगह पर खड़ा था, मगर उसके साथ हो रही घटनाओं ने उसे सोचने पर मजबूर कर ही दिया था। और फिर कुदरती तौर पर भी शमशान का माहौल ऐसा होता है कि अच्छा भला आदमी भी भयभीत हो जाए। कब्र बिज्जुओं की डरावनी आवाज की किंवदंतियां किसी भी तरह की आहट को आत्मा के रोने की आवाज से जोड़ देती हैं। एकटक देखती उल्लुओं की आंखें और शमशान का अबूझ सन्नाटा माहौल को और भी भयानक बना देता है। सिद्धार्थ इन सब बातों को अपनी सोच से दरकिनार करते हुए चला ही जा रहा था कि उसे थोड़ी ही दूर पर एक साया दिखा। सिद्धार्थ ने आंखों के ऊपर हाथों का फन बनाकर देखने की कोशिश की। उसे चैन की सांस आई। वह मोहिनी थी। सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी ने हाथ में एक कंकाल के हाथ की हड्डी उठा रखी है और उसे अजीबोगरीब तरीके से घूरे जा रही थी। सिद्धार्थ ने उससे थोड़ी दूर रुककर मोबाइल निकाली और चेतन को फोन लगाया। नेटवर्क समस्या के कारण फोन नहीं लगा। उसने अब की रुद्र को फोन लगाया। रुद्र के फोन उठाते ही सिद्धार्थ ने फुसफुसाते हुए कहा, राजे, फेसबुक वाले शायर को फोन दे जल्दी। क्या हुआ? रुद्र ने पूछा। अबे वो दिखी है। वो कौन? तुम ज्ञान गंगा ना बहाओ, शायर को फोन दो। सिद्धार्थ ने कहा ही था कि रुद्र ने फोन चेतन के हवाले कर दिया। चेतन ने फोन हाथ में लेते ही पूछा, कहाँ है भाई तू? सवेरे से हलचल मची हुई है, तू गायब है। ठीक तो है ना? देख, चिट्ठी बांचने का समय नहीं है, बस एक शेर बता दे जल्दी। सिद्धार्थ ने हड़बड़ी से ही कहा, सिचुएशन बोल। चेतन समझ गया कि वह किसी लड़की के साथ है। सिद्धार्थ जब भी किसी लड़की के साथ होता, वह उन्हें प्रभावित करने के लिए शायरी चेतन से ही पूछता। सिचुएशन ये है कि लड़का 12 बजे रात को अकेला घूम रहा है और उसे लड़की दिख जाती है। लड़की को यह नहीं जताना कि वह यहाँ उसके लिए आया है, बल्कि ये जताना है कि वो यहाँ अक्सर आता जाता है। अब इस पर कोई दिल में छेद कर देने वाली लाइन बता राजे। सिद्धार्थ ने व्यग्रता से कहा, जगह कौन सी है? चेतन ने पूछा। जगह का क्या पट्टा लिखवाएगा? सिद्धार्थ ने जगह की बात टालनी चाहिए। मैं रखूं फोन? चेतन ने गुस्से में कहा। नहीं नहीं, सुन मेरे भाई, शमशान में हूँ। सिद्धार्थ ने झेपते हुए कहा। शमशान? साले फिर शमशान में डेटिंग हो रही है तेरी, इसलिए नहीं बता रहा था। अब मेरी किस्मत में कंपनी गार्डन लिखा ही नहीं है तो मैं क्या करूं? सिद्धार्थ ने मन महसूस कर कहा। अच्छा सुन, वो तो भूतनी है, वैसे ही सब जानती होगी, पर फिर भी भूतनी पूछे कि यहाँ क्या कर रहे हो तो बोल दियो कि इसलिए भी रात को घर से निकल आता हूँ मैं, सर्दियों के चांद को एहसास ए तन्हाई न हो। एहसास ए वॉटएवर का मतलब? सिद्धार्थ ने अर्थ जानना चाहा। तो उसकी चिंता मत कर, बाबा ने बताया है कि वो पाकिस्तान से इम्पोर्टेड है, वह समझ जाएगी। चेतन ने कहा। थैंक यू मेरी जान। चेतन को फोन रखने की हड़बड़ी थी। और सुन, बोल, जिंदा आ जाइयो भाई। कहते हुए चेतन अभी सिद्धार्थ की ओर से कुछ सुनने का इंतजार कर ही रहा था कि सिद्धार्थ ने फोन काट दिया। फोन काटते ही सिद्धार्थ ने देखा कि मोहिनी उसी हड्डी को लिए आगे बढ़ गई है। सिद्धार्थ उसके पीछे पीछे ही चलता रहा कि अचानक मोहिनी पेड़ों के एक झुरमुट की ओट में ओझल हो गई। सिद्धार्थ के लिए अब कोई भी सुरक्षित दूरी रखना संभव न था। वह उसे ढूंढने के लिए आगे की ओर बढ़ाया। झुरमुटों के आगे उसे मोहिनी नजर आई। वह अब भी कुछ सोच ही पाता कि तब तक मोहिनी की आवाज सन्नाटा तोड़ गई। उसने बिना पीछे मुड़े ही कहा, जहां खड़े हो वहां से आगे हो जाओ, वहां सांपों की बांबी है। मोहिनी की आवाज में जो कशिश थी, एक सिहरन सी सिद्धार्थ के जिस्म में दौड़ गई। ऐसा लगा जैसे इस आवाज ने एक ठंडी सुई उसकी नसों में उतार दी हो। दिमाग में दर्जनों सवाल तैरने लगे। क्या यह है सच में? नहीं, मगर फिर इसे मेरे आने का पता कैसे चल जाता है? सवाल कई थे, मगर यह सवाल पूछे नहीं जा सकते थे, इसलिए सिद्धार्थ ने माकूल सवाल ही किया। क्या कर रही हो? कुछ ढूंढ रही हूँ। मोहिनी ने फिर बर्फ सा सर्द जवाब दिया। ऐसा क्या है जो ऐसी जगह पर मिलता है? सिद्धार्थ इस अचंभे की स्थिति में शेर कहना सुनाना भूल गया था। ऐसा ही कुछ है जो ऐसी जगहों पर मिलता है,
मोहिनी ने फिर रहस्य में बात की। मुझे बताओ, सिद्धार्थ ने आगे बढ़ते हुए पूछा। डर जाओगे? मोहिनी मुस्कुराई। डर तो वैसे भी रहा हूं, सिद्धार्थ ने भी सहज हंसी के साथ कहा। किससे? मोहिनी ने यूं भाव बनाए जैसे सिद्धार्थ ने कोई अचंभे की बात कह दी हो। तुमसे, सिद्धार्थ ने बेलागो लपेट जवाब दिया। मुझसे क्यों? मोहिनी ने पढ़ने वाली नजर उसके चेहरे पर जमाते हुए पूछा। तुम इतनी मिस्टीरियस जो हो, कभी कभी लगता है कि हो भी या नहीं। मिस्टीरियस हूं? कहते हुए उसकी आंखें फिर किसी सवाल या उत्साह से चमक उठी। हरे रंग के वलय से घिरी नीली सपनीली आंखें। सिद्धार्थ ने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखों में देखने के बाद सिद्धार्थ क्या ही जवाब दे पाता। सिद्धार्थ उसे बुत बना ताकता ही रहा जब तक मोहिनी ही आगे नहीं आ गई। मोहिनी आगे आई और उसने उसके हाथ पकड़ लिए, उसे अपनी ओर खींचा और उसके बाद सिद्धार्थ बस मोहिनी की शोक आंखें, मतलबी मुस्कान और लर्जा होठ ही देख पाया। उसने महसूस किया कि मोहिनी के होठ और चिरागों की लौ में कोई अंतर नहीं था, दोनों में एक जैसी ही कपकपाहट थी। सिद्धार्थ अब भी आशनाइयों के इस साजिश से महरूम था जो मोहिनी के गालों से लगी झूल रही थी। उसके बालों की एक खुली लट, वह लट जो जानबूझकर खुली छोड़ दी जाती है, जो गालों से खेलने का दिखावा भर करती है, दरअसल वह खेलती तो इश्क के दिल से है। सांसों की गर्मी सिद्धार्थ अभी महसूस कर ही पाता कि उससे पहले उसने होठों की नरमी महसूस की। एक शोक मुस्कुराहट के साथ मोहिनी ने अपने लर्जा होठों से सिद्धार्थ के होठों पर तपिश दे दी। सिद्धार्थ को पल भर में यह एहसास भी हुआ कि उसकी पीठ पर मोहिनी के दोनों हाथ गड़ गए हैं और उसके नाखून उसकी पीठ में धंसे जा रहे हैं। खुमारी का आलम था। उसके होठों पर किसी का हक काबिज हो गया था। शुरुआती पलों की झिझक अब गायब थी और साझे की इस खुशी में दोनों यह बताने पर आमादा थे कि कौन ज्यादा बेचैन है, कौन ज्यादा बेसब्र। बदहवासी के इस आलम में दोनों यह भी भूल रहे थे कि वह किसी की ठंडी राख पर ही न बैठे हों। बदहवासी के बाद होश का आना ठीक वैसे ही तय होता है जैसे रात के बाद दिन का आना। बदहवासी का आलम जब बीत चुका तो खुद को सिद्धार्थ से अलग करते हुए मोहिनी ने शौकी से ही पूछा, तो अब भी मिस्टीरियस हूं? पहले से ज्यादा, सिद्धार्थ ने मुस्कुराते हुए खरा सा जवाब दिया। अब भी लगता है कि मैं हूं भी या नहीं? मोहिनी ने फिर सवाल किया। नहीं, तुम हो तो सही, मगर तुम ऐसी जगह पर क्यों मिलती हो? तुम भी तो ऐसी जगह पर ही मिलते हो। क्यों मिलते हो? इट्स अ डेडली प्लेस। मोहिनी ने हंसते हुए सिद्धार्थ को उसी की बात में उलझाया। सिद्धार्थ अब मुद्दे की बात भूलकर मोहिनी की बातों में आ गया था। बिकॉज यू आर वर्थ डाइंग। सिद्धार्थ ने मोहिनी के बालों की लट को उसके कान के पीछे कर दिया और फिर तभी कहीं बारह की गरज की आवाज आई। मोहिनी उठ खड़ी हुई। उसने उठते हुए ही फिर उसी रहस्यमय भाव से कहा, यू आर टू यंग टू डाई। और फिर वही रूह को बेध देने वाली पुरइसरार मुस्कुराहट। सिद्धार्थ उसके उठने से समझ गया था कि उसके जाने का वक्त हो गया है। उसने गौर किया था कि इस घड़ी के साथ ही मोहिनी के जाने की बेचैनी शुरू हो जाती है। वह जानता था कि जाना भी जरूरी है, फिर भी उसने पूछा, जा रही हो? हाँ, मोहिनी ने जल्दबाजी में कहा। फिर कब मिलेंगे? अब तो जल्द ही मिलना होगा, अब वक्त ही कहाँ बचा है। मुस्कुराते हुए मोहिनी ने कहा, आई एम मिसिंग यू लाइक हेल। सिद्धार्थ ने कहा। जवाब में मोहिनी मुस्कुरा दी और कुछ कहा। उसकी रूहानी आवाज सिद्धार्थ के कानों में गूंजती रही, मिस मी अंटिल आई कम टू यू। मोहिनी चली गई। उसकी बात सिद्धार्थ के दिमाग में देर तक घूमती रही। मोटरसाइकिल स्टार्ट करने तक भी सिद्धार्थ पर खुमारी तारी थी। वह हंसता खिलखिलाता, खुद से ही बतियाता, खुद में ही शर्माता हॉस्टल की ओर रवाना हो गया। सिद्धार्थ जब हॉस्टल पहुंचा तो रात के 1:30 बज चुके थे। हॉस्टल में भयावह सन्नाटा काबिज था, मगर वह जानता था कि उसका कमरा रोशन ही होगा, क्योंकि उसने चेतन और रुद्र दोनों से ही बात की थी और उसे उम्मीद थी कि उसके आने तक दोनों इंतजार ही करेंगे। उसका अंदाजा सही था। जब वह कमरे में पहुंचा तो रुद्र भी उसके कमरे में मौजूद था। उसने दरवाजा खोला
और किसी शराबी की तरह लड़खड़ाते हुए कमरे में दाखिल हो गया। उसे देखते ही चेतन ने राहत की सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड, भाई आज फिर वन पीस में लौट आया है। मगर ये गिरते गिरते क्यों आ रहा है? रुद्र ने उसकी चाल देखकर कहा। सिद्धार्थ ने उसकी बात की अनदेखी करते हुए चेतन से ही सवाल किया, राजे, वो कौन सी शराब है जो जन्नत में मिलती है? क्या हुआ? चेतन ने सवाल के बदले सवाल किया। पता ना, वो कौन सी शराब है जो जन्नत में मिलती है? सिद्धार्थ ने फिर पूछा। मशरूब उल जंजीबिल। चेतन ने सिद्धार्थ को आश्चर्य से देखते हुए कहा, हाँ वही जिंजर वाली, वही पी के आ रहा हूँ। क्या खुमार है, मीठा मीठा प्यारा प्यारा। कहते हुए सिद्धार्थ बिस्तर पर पीठ के बल लुढ़क गया। अकेले पी लिए ना साले, दोस्तों का ख्याल तक नहीं आया। दोस्त तो मिल बांट के पीते हैं। रुद्र ने उलाहना दिया। चुप कर, उससे मिलने के बाद तो अभी जुबान से गाली भी नहीं निकलेगी, इसलिए गाली सुनने वाला काम मत करो। बस ये समझ लो कि हर चीज नहीं बांटी जा सकती, सिद्धार्थ ने कहा। फिर कहता ही गया, आज ना आई किस्ड हर। ओ माई माई, सारा लग रहा है कि हवा में हूं यार। शी ऑल्सो इज सो डैम गुड। तूने भूतनी को किस किया? हैरत ज़दा चेहरा लिए रुद्र फिर बीच में कूदा। अबे हरामी साले, लड़की है वो, आज प्रूव हो गया। इट वॉज अमेजिंग। कितनी देर? यह चेतन के काम का विषय था। कह नहीं सकता भाई, 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट। ओ भाई, टाइम कौन साला गिन रहा था? सिद्धार्थ ने अंगड़ाई तोड़ते हुए कहा। इम्पॉसिबल, इंसान 30 सेकंड से ज्यादा किस कर ही नहीं सकता, चौक कर जाएगा। रुद्र ने बिना प्रैक्टिकल वाली थ्योरी बताई। और ये दिव्य ज्ञान तुझे कहाँ से मिला? तेरे तो सपने में भी लड़की नहीं आती, चेतन ने छेड़ते हुए कहा। जनरल नॉलेज है भाई, पढ़ता लिखता हूँ, रुद्र ने कहा। तुझे कितनी बार कहा है कि ट्रेन बस में मूंगफली खा लिया कर, मगर 10 की 3 वाली जनरल नॉलेज की किताबें मत पढ़ा कर, चेतन ने जबड़े भींचते हुए कहा। मत मानो, लेकिन देखना अभी साबित कर दूंगा कि ये ईस्ट बंगाल झूठ बोल रहा है, रुद्र ने हाथ पर हाथ मारते हुए कहा। कैसे? चेतन ने बात बढ़ाई। इससे पूछ कि इसने लड़की को किस किया या लड़की ने इसे किस किया, रुद्र ने बुलंद आवाज में कहा। इससे क्या फर्क पड़ता है? चेतन ने अचरज से रुद्र को देखा। पड़ता है, पहले पूछ इससे, रुद्र ने वही बात दोहराई। लड़की ने किया। और अब हम सोने जा रहे हैं, बहुत हैंगओवर है, इसलिए चुपचाप निकल जाओ, कोई और बकवास की तो सिगार पिला देंगे, कहकर सिद्धार्थ चेहरे पर चद्दर तान कर सो गया। बस यही मैं बताना चाह रहा था, अपने तक रखियो। वो ना इसका खून पीने आई थी, इस धी के बेटे को लग रहा है कि चुम के गई है, और एक खुमार उमार कुछ नहीं है, कमजोरी है। आधा लीटर तो खून पी के गई है, कोक समझ के बहन तुम्हारी, रुद्र ने चेतन को सुनाते हुए सिद्धार्थ से ही कहा। सिद्धार्थ ने ऊपर मुंह दूसरी ओर घुमा लिया। चेतन ने ही बहरहाल कहा, बस कर यार, जाने दे। हम बस कर देते हैं और जाने भी देते हैं, लेकिन वो तो रेल करेगी और जाने भी नहीं देगी, रुद्र ने तर्जनी दिखाते हुए कहा। बार बार उसका चेहरा सामने आ रहा है, नींद भी नहीं आ रही यार। सिद्धार्थ ने खुद में ही हंसते हुए और करवट बदल कर छत देखते हुए कहा। देखो, एक बार काटी है और असर शुरू हो गया है, कह रहा है नींद नहीं आ रही, अब इसको बेड पर नींद नहीं आएगी, अब ये ड्रैकुला जैसा ट्रंक के भीतर सोएगा, रुद्र ने फुसफुसाकर ही कहा था। मगर सिद्धार्थ ने अब की बार उसकी बात सुन ली और उठकर बैठते हुए कहा। तू भागेगा कि उठा के बाहर फेंक दूं? उठाना और बाहर फेंकना 2 अलग अलग काम है राजे, तुमसे एक नहीं होगा। आधा लीटर कोका कोला तो तुम्हारा पी गई है प्रीत सुंदरी। रुद्र ने फिर उस किस की बात की जिसके बारे में सिद्धार्थ बात नहीं करना चाह रहा था। तू मानेगा नहीं, कहकर सिद्धार्थ उठने ही वाला था कि चेतन ने उसे कंधे से पकड़कर बैठाते हुए कहा। वो कहीं नहीं जाएगा सिद्धार्थ, वो आज यहीं सोएगा। क्यों? सिद्धार्थ ने तैश में पूछा। आज के दिन तू हॉस्टल में रहता तो ये सवाल नहीं करता, चेतन ने कहा। क्या हुआ? अरे मैं सच में भूल गया था, वो फातिमा की शुद्धि वाला बाबा आया था, सिद्धार्थ ने उठकर बैठते हुए पूछा। आया ही नहीं था, बवाल काट कर गया है। भूतनी को गुलाम बनाने आया था और वो बाबा को हेलीकॉप्टर बना दी। वो कोई छोटी मोटी आत्मा नहीं है, नैना जोगिन है, रुद्र ने बताया। नैना जोगिन? अब ये क्या बला है? सिद्धार्थ ने नाम दोहराते हुए पूछा। जो भी है, बहुत बड़ी मुसीबत है। रुद्र का कमरा रवि के बगल में है,
इसलिए आज यहीं सोएगा। चेतन ने कहा। तो सुलाओ इसी को, हम चले जाते हैं इसके रूम में, कहकर सिद्धार्थ अपने बिस्तर से उठने लगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, चेतन ने लगभग आदेश देते हुए कहा। जाने दे उसको, वैसे भी उसी को तो दिखती है, फुल बेड चाहिए, लेके सो जाएगा नैना जोगिन को। रुद्र ने फिर चुहल की। साले, कहते हुए सिद्धार्थ अपने बेड से कूदकर सीधे रुद्र के बेड पर पहुंच गया। उसे बिस्तर पर पटक कर उसका हाथ पीछे की ओर मोड़ दिया। रुद्र दर्द से कराह उठा। अब बोल, फिर से बोल, सिद्धार्थ ने रुद्र के चेहरे पर झुककर गुस्से में हंसी मिलाते हुए पूछा। मेरे और करीब आओ, तुम्हारे होठों की कलम को मेरे होठों की दवा चाहिए, मुझ में समा जाओ, कहते हुए रुद्र ने दर्द की अतिरेकता में भी ठठोली की। मराओगे साले। हारकर सिद्धार्थ ने हंसते हुए उसकी बांह छोड़ दी और फिर उठकर अपने बिस्तर पर चला गया। यार, मुझे स्नोरिंग की प्रॉब्लम है, मैं अकेला ही सोना चाहता हूँ, कहते हुए रुद्र ने चादर ओढ़ी और अपने पास की लगी बत्ती बुझा दी। 2 मिनट बाद ही उसके खर्राटों ने यह बता दिया कि यह रात रत जगह में ही गुजरेगी। यह रात जो आधी बीत चुकी थी और आधी बाकी थी। यह रात जिसमें हॉस्टल के पीछे के खाली मैदान के झींगुर झाएं झाएं के शोर से आसमान सिर पर उठा देते थे। आज की रात आश्चर्यजनक रूप से शांत थे, ऐसे जैसे उन्होंने कोई अनहोनी देख ली हो। रुद्र के खर्राटों को छोड़ दे तो एक डरा देने वाली स्तब्धता छाई हुई थी। सिद्धार्थ और चेतन दोनों की आंखों में नींद नहीं थी। चेतन की नींद खर्राटों की वजह से और सिद्धार्थ की नींद खुमार के कारण गायब थी। चेतन ने फिर भी सोने की कोशिश की और वह सो भी जाता कि अचानक सिद्धार्थ ने उसे झकझोरते हुए एक अजीब बात कही। अबे, इतनी रात में कुत्ता कहाँ भौंकने लगा यार? कुत्ता नहीं, रुद्र बीच बीच में कुत्ते की तरह खर्राटे ले रहा है। चेतन ने उनिंदे ही कहा। नहीं भाई, कुत्ता ही है, कहकर सिद्धार्थ ने उठकर खिड़की के छेद से देखा तो उसकी सिहरन दौड़ गई। उसने देखा कि वही कुत्ता नीचे खड़ा एकटक खिड़की को देखकर भौंके जा रहा है। सिद्धार्थ की जबान तालू से चिपक गई। उसे पहली बार एहसास हुआ कि जरूर कुछ बड़ी गड़बड़ है जिसे वह नजरअंदाज किए जा रहा है। उसका शरीर बर्फ की तरह ठंडा होने लगा। उसने फौरन बिस्तर पर लेटकर अपनी आंखें बंद कर लीं और अपना ध्यान दूसरी ओर लगाने लगा। उससे पहले कभी इतना डर नहीं लगा था। उसने पहले कभी ऐसी बातों पर विश्वास भी नहीं किया था। उसने निश्चय किया कि वह आंख नहीं खोलेगा और यूं ही सवेरा कर देगा। मगर मनुष्य का निश्चय कठपुतलियों के ग्रह की तरह होता है, जिसे लगता तो है कि वह उसके नियंत्रण में है, मगर उस ग्रह से लगे धागे किसी और के हाथ में होते हैं। मनुष्य कठपुतली ही तो है। सिद्धार्थ ने निश्चय किया था कि वह आंख नहीं खोलेगा और वह आंखें नहीं ही खोलता, मगर कमरे में रहस्यमय ढंग से कपूर की खुशबू न फैल गई होती। उस खुशबू ने सिद्धार्थ को आंखें खोलने पर मजबूर किया और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी चीख गले में घुटी रह गई। उसके ठीक सामने के दरवाजे पर नैना जोगिन को खड़े हुए देखा। वही पुर इसरार मुस्कुराहट, वही बिखरा फैला काजल और वही बरहमी लंबे हिलते बाल। सिद्धार्थ का शरीर बर्फ हो गया। उसने देखा कि मुस्कुराते हुए वह काया रुद्र की ओर बढ़ रही है और जैसे ही वह मुस्कुराई, सिद्धार्थ ने देखा कि उसके मुस्कुराने से आसपास कपूर की महक फैल गई। अजीब बात, अचानक सिद्धार्थ ने यह भी महसूस किया कि कुत्ते का भौंकना भी बंद हो गया है। सिद्धार्थ ने हिम्मत की और फुसफुसाते हुए चेतन से कहा। चेतन, जोर से बोलना नहीं, बस दीवार की ओर देख। वहीं तो देख रहा हूं एकटक, बिना पलक हिलाए। चेतन ने भी दबी आवाज में ही जवाब दिया। दिख रही है ना? चेतन ने दबी आवाज में ही पूछा। हाँ। मेरी कसम? चेतन की डरी हुई आवाज आई। तेरी कसम, चेतन ने भी फुसफुसाहट में ही जवाब दिया। कल तो दिख नहीं रही थी तुझे, आंखें देख तो कैसी हैं? सिद्धार्थ ने सहमते हुए कहा। कैसी क्या हैं? अमृता सिंह पर गई हैं? सैफ पर जाती तो? चेतन ने दाईं तरफ की दीवार पर लगी सारा अली खान की पोस्टर देखते हुए कहा। अब सिद्धार्थ को एहसास हुआ कि चेतन उधर नहीं देख रहा था जिधर वो देख रहा है। उसने दांत पीसते हुए मगर धीमे से कहा। साले, पोस्टर दिख रहा है, दाईं ओर दीवार पर देख। घंटा? कुछ भी नहीं है। चेतन ने दाईं ओर की दीवार देखते हुए कहा। अबे, वो आ गई है कमरे के भीतर।
सिद्धार्थ की सहमी हुई आवाज आई, कौन? वही नैना जोगिन कमरे में टहल रही है। सिद्धार्थ बुदबुदाया, मत डराओ, हम उसके डर से पेशाब रोक के सोए हैं, हो जाएगा भाई। चेतन ने रुआंसी आवाज में कहा, भाई वो रुद्र की ओर पड़ रही है। सिद्धार्थ फिर फुसफुसाया, उसको कुछ नहीं होगा, उसको डाकिनी शाकिनी का थिसौरस याद है, तुम 40 रटो। चेतन ने कहा, अबे वो रुद्र की छाती पर बैठ गई है। सिद्धार्थ ने कनखियों से देखते हुए कहा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीशती हूँ। चेतन ने जितना हो सकता था वह कोशिश कर रहा था, मगर सिद्धार्थ का ध्यान किसी चालीसा पर नहीं था। उसने देखा कि वह काया रुद्र पर झुके जा रही है। सिद्धार्थ को लगा कि अब वह चिल्ला देगा। उसे अपनी आवाज़ बाहर निकालने के लिए कलेजी का जोर लगाना पड़ रहा था, और अब सिद्धार्थ चिल्ला ही देता कि तभी रुद्र ने अपने हाथ के पास बड़ी बत्ती जला दी और सिद्धार्थ की ओर मुड़कर कहा, अबे सिद्धार्थ, एक बात पूछना रह गया था यार, नींद उसी वजह से खुल गई। ये होठों का स्वाद कैसा होता है बे, कॉफी जैसा कि टॉफी जैसा? आश्चर्य। अब वहां न कोई काया थी न ही कोई खुशबू, दोनों एक साथ गायब हुए थे। सिद्धार्थ ने उठकर रुद्र को जोर से भींच लिया और फूट कर रो दिया। चेतन भी उठ बैठा। उसे कमोबेश एहसास था, रुद्र पसोपेश में था। उसने सिद्धार्थ को संभालते हुए कहा, इतना अच्छा लगा कि रो दिए? नहीं बताना तो मत बताओ, हमको भी लड़की मिलेगी, हम भी रोएंगे टेस्ट लेकर। कहते हुए रुद्र हंसते हुए चेतन की ओर देखने लगा। चेतन ने सिद्धार्थ की ओर देखा। उसका चेहरा पीला होने लगा था। उसने आंखें बंद की और बिस्तर पर गिर गया। आंख खोलने की उसकी हिम्मत तक जवाब दे गई थी। सिद्धार्थ ने सोते हुए ही चेतन की कलाई इतनी जोर से दबा रखी थी कि सुबह सुबह कलाई में खून जमने का दाग दिख जाना था, मगर चेतन ने उसे टोका नहीं। वो जानता था कि जिस स्थिति से वह गुजर रहा है उसका पासंग भर भी कोई और नहीं झेल पाता। उसके सोचते सोचते ही सिद्धार्थ के हाथ की पकड़ उसकी कलाई पर ढीली पड़ने लगी। सिद्धार्थ जो सोने की कोशिश कर रहा था अचानक ही उठ बैठा और बेचैन लहजे में बोल उठा, भाई रवि कहाँ है? ये तो उस पर सवार थी ना, अगर ये यूं अकेले घूम रही है तो रवि कहाँ है? सवाल तीनों के जहन में आया, जवाब किसी के पास नहीं। जवाब अगली सुबह ने दिया। अगली सुबह जब तड़के राजीव नहाने गया तो उसने सुना कि बाथरूम नंबर 1 से खुले नल से पानी गिरने की आवाज आ रही है। उसने भीतर नहा रहे लड़के को नल बंद करने की आवाज दी। नल फिर भी बंद नहीं हुआ। बाथरूम का दरवाजा खटखटाने पर भी कोई आवाज नहीं आई। राजीव को शक हुआ। उसने 2 और लड़कों को बुलाया और फिर दूसरे बाथरूम के ऊपर खुले भाग से झांक कर देखा। देखते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। पूरे बाथरूम की दीवारों को रवि ने सॉरी सॉरी लिखकर भर दिया था और अब भी लगातार ही पागलों की तरह बचे हुए खाली जगहों पर सॉरी लिखे जा रहा था। वह इस तरह भयभीत था कि जैसे उसे किसी ने यह काम दे रखा है और पूरी न होने पर कड़ी सजा है। राजीव धीमे से उसके बाथरूम में कूदा और दरवाजा खोल दिया। लड़कों को देखकर रवि दहाड़े मारकर रोया और फिर एक झटके से बेहोश हो गया। राजीव उसे अकेले ही उठाकर उसके कमरे तक ले आया और उसे उसके बिस्तर पर लिटा दिया। वह अब भी बेहोश था, मगर एक बात तय थी कि रवि का खौफनाक अध्याय बंद हो चुका था, क्योंकि एक और अध्याय शुरू होने को था। आज का यह भाग यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको यह पुस्तक पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ इस सफर में बने रहें। आप सभी का बहुत शुक्रिया। हमारी वीडियोस को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें।